सुधा मूर्ति, जिनको पद्मश्री मिला सोशल सर्विस के लिए, और जो नारायण मूर्ति यानी इन्फोसिस के को फाउंडर की वाइफ हैं, इनका काफ़ी मजाक उड़ाया जा रहा है पिछले 3 से 4 दिनों में। एक शो में इन्होंने ये बताया कि मैं जब भी विदेश जाती हूँ ना, अपना अलग से स्पून लेके जाती हूँ क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, और मुझे ये डर लगता है कि दूसरी जगहों पर जो स्पून इस्तेमाल होते हैं ना, उससे नॉन वेज खाना भी खाया जाता है, इसलिए मैं इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा एहतियात बरतती हूँ। बहुत सारे लोग इनका मजाक उड़ाने लगे कि अलग से चम्मच कौन लेके जाता है, ये एक प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन है, रेसिज्म है। बहुत से लोग इनकी सिंप्लिसिटी का भी मजाक उड़ाने लगे। हालांकि देखो, इन्होंने जो कुछ बोला ना, कुछ गलत नहीं बोला। हर एक पर्सन की जो डाइटरी चॉइस है ना, अलग हो सकती है। कोई वेज है, कोई नॉन वेज है। हमारे भी सर्कल में अलग अलग टाइप के दोस्त आपने देखे ही होंगे। देखो, दोस्ती में बेशक हम उनका मजाक उड़ा लें, मजाक मजाक में बोल दिया कि अरे तुम वेज ही खाते हो या फिर नॉन वेज ही क्यों खाते हो, लेकिन असल में देखो ये उनकी पर्सनल चॉइस का मामला है। आजकल तो एक नई टर्म काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, वीगन। वीगन आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा, एक नई कम्युनिटी है वीगन। मतलब ये वो लोग हैं जो एनिमल डेराइव प्रोडक्ट्स को नहीं कंज्यूम करते हैं। एनिमल डेराइव प्रोडक्ट्स जैसे मीट, इवन डेयरी प्रोडक्ट्स जो एनिमल से ड्राइव होते हैं ना, इनको भी नहीं कंज्यूम करते हैं वीगन लोग। और पर्सनल चॉइस के अलावा देखो, ये कल्चरल सेंसिटिविटी का भी मामला है। जैसे जैन कम्युनिटी के लोग हैं, इवन वो प्याज भी नहीं खाते। तो हर एक का जो कल्चर है वो अलग हो सकता है। इसमें रेसिज्म की बात नहीं है। मतलब रेसिज्म से इसको लिंक करना है तो पूरी तरह से गलत ही है। डिस्क्रिमिनेशन, रेसिज्म, इन वर्ड से लिंक करना। हर एक कल्चर में डाइटरी हैबिट्स अलग हो सकती हैं। कुछ लोग बोलेंगे पर्सनल चॉइस में तो बीफ खाना भी आता है, फिर क्यों बैन है इंडिया में बहुत सारी जगहों पर बीफ खाना। देखो, यहाँ पे ना दो वैल्यूज़ के बीच में टकराव होता है। एक तरफ पर्सनल चॉइस है और दूसरी तरफ है कल्चरल सेंसिटिविटी बोलें या फिर फेथ बोलें। अब दो वैल्यूज़ के बीच में टकराव है ना, तो कल्चरल सेंसिटिविटी को तवज्जो दी जाती है हमारे देश में, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में पर्सनल चॉइस को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। वैल्यूज़ का फ़र्क है। वेस्टर्न सोसाइटीज़ में पर्सनल फ्रीडम को, इंडिविजुअल राइट्स को तवज्जो मिलती है। हमारे देश में ग्रुप राइट्स को ज़्यादा तवज्जो मिलती है। सबसे लास्ट में वैल्यू है ट्रीटिंग एवरीवन विद रिस्पेक्ट। देखो, जिस प्रकार से उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, वैल्यू एक यहाँ पे ये है कि रिस्पेक्ट से ट्रीट करना चाहिए। इवन आप दूसरों की ओपिनियन से सहमत भी नहीं हो ना, तो आप रिस्पेक्ट से ट्रीट करो। ये रिकॉग्नाइज करो, इस चीज़ को मानो कि हर एक के जो विचार हैं वो सेम नहीं होते। कल 2-3 लोगों ने कमेंट लिखा कि सर, हरमनप्रीत में के इशू पर आपने जो कुछ बोला मैं उससे सहमत नहीं हूँ। अरे, मैं तो इससे बहुत खुश होता हूँ कि आप मेरी बात से सहमत नहीं हैं। ये तो अच्छी चीज़ है ना। जब तक विचारों में विभिन्नताएं नहीं आएंगी, जब तक विचारों में डिफरेंस नहीं आएंगे, तो देश आगे कैसे बढ़ेगा, समाज आगे कैसे बढ़ेगा। नॉर्मल सा एग्जाम्पल जो हम हमेशा लेते हैं, सती प्रथा को लेके अगर सबके सेम विचार होते तो राजा राम मोहन राय जैसे महान जो लीडर हैं वो कैसे इसके खिलाफ आवाज उठा पाते। तो मतलब विचारों में डिफरेंस होना बहुत अच्छी चीज है, वही समाज प्रोग्रेसिव समाज होता है। अब आज की डेट है 28 जुलाई 2023। आज काफ़ी सारे इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। इंडिया चाइना से संबंधित आर्टिकल है, फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल। इसके अलावा एक आर्टिकल सेमीकंडक्टर मिशन से संबंधित डिस्कस करेंगे और एक मिजोरम से संबंधित डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन का फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इंडिया चाइना रिलेशंस में ट्रांसपेरेंसी से संबंधित है। और आप देखो, जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल और वांग जो देखने में ही खतरनाक लगते हैं, ये अभी फॉरेन मिनिस्टर हैं। हालांकि जब मुलाकात हुई थी तो ये कम्युनिस्ट पार्टी सेंट्रल फॉरेन अफेयर कमीशन के चेयरमैन थे। वैसे एक न्यूज़ आपने भी सुनी होगी, चाइना में फॉरेन मिनिस्टर 1 महीने से गायब, पता ही नहीं है मीडिया में कहाँ है वो। अलग अलग तरह के कयास लग रहे थे। कुछ लोग बोल रहे हैं उन पे करप्शन के चार्जेस हैं, जांच चल रही है। बाद में उनको हटा के वांग को फिर से फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे री अपॉइंट कर दिया गया। ये पहले भी फॉरेन मिनिस्टर थे, बाद में इन्हें फॉरेन अफेयर कमीशन का चेयरमैन बनाया गया, लेकिन फिर से इनको अब री अपॉइंट कर दिया गया है फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे। सोच के देखिए, हमारे देश में क्या ऐसा पॉसिबल है कि जयशंकर जो हैं 1 महीने से गायब हैं, मीडिया को पता ही नहीं है। हमारी मीडिया तो ब्रेकिंग न्यूज चलाने लग गए सुबह शाम, कहाँ गए जयशंकर। देखो, ये फायदा होता है डेमोक्रेसी होने का, चाइना में नहीं है। खैर, आर्टिकल पे आते हैं।
इन दोनों की मुलाकात हुई ना, दोनों के अलग अलग स्टैंड साफ तौर पे देखने को मिले। जहां देखो अजीत डोवल ने साफ तौर पे बोला कि एलएसी पर ना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अभी स्टेबिलिटी नहीं है, रिलेशंस में स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि चाइना के जो एक्शंस थे ना एलएसी पर, उसकी वजह से ट्रस्ट जो है दोनों देशों के रिश्तों में वो खत्म हो गया है। अब पीस अगर इस्टेब्लिश करनी है ना बॉर्डर एरियाज पे, तो जो रुकावटें हैं ना उनको दूर करना होगा। रुकावटें जैसे अभी चाइनीज फोर्सेस आगे आई हुई हैं बॉर्डर पर इंडिया की साइड, कुछ पॉइंट्स पे तो बफर जोन बना दिया गया है, लेकिन डेमचोक एरिया, देप्सांग प्लेन्स, कुछ एरियाज ऐसे हैं, कम से कम 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे अभी भी चाइनीज फोर्सेस आगे हैं, उनको लेके अभी कोई समाधान नहीं निकल रहा है। तो ये तो हमारी अप्रोच रही। और चाइना के जो ये वांग हैं खतरनाक, ये इनका ये कहना था कि जल्द से जल्द जो रिश्ते हैं उनको स्टेबिलिटी की तरफ ले जाया जाए, ये एक हेल्दी डेवलपमेंट होगा, ट्रेड का स्कोप है, ट्रेड हमें करते रहना चाहिए। मतलब देखो चाइना हमेशा ऐसे बिहेव करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब बॉर्डर पर थोड़ी बहुत सेना आमने सामने है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रेड करते रहो, ऐसा बिहेव करता है चाइना। लेकिन देखो एक हैरानी वाली बात ये सामने आई, बाली में ना इंडोनेशिया में G20 का समिट था, उस समय ना इन दोनों ने अटेंड किया था, प्रधानमंत्री मोदी और चाइना के राष्ट्रपति जिनपिंग दोनों ने अटेंड किया था। उस समय खबर ये आई थी कि दोनों के बीच में ना ज़्यादा मुलाकात नहीं हुई, बस हाय हेलो टाइप हुआ, हाँ जी कैसे हो, सब ठीक ठाक बढ़िया, इस टाइप का हुआ, अदरवाइज इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। बट अब ना जो स्टेटमेंट निकल के आई है डोवल और वांग के बीच में मुलाकात के बाद, स्टेटमेंट में, चाइनीज स्टेटमेंट में ये बोला गया कि दोनों लीडर्स ने फिर से इस बात पे एम्फेसिस किया कि बाली समिट के दौरान जो मुलाकात हुई थी दोनों देशों के प्रीमियर्स की, और उसमें बोला गया था कि रिलेशंस को स्टेबलाइज करना है। तो पता लगा कि उस दौरान सिर्फ हाय हेलो नहीं हुआ, और भी बातचीत हुई थी कि रिश्तों को स्टेबलाइज करना है। बट भारत की सरकार ने यह बात भारत की मीडिया से छुपाई और बोला कि सिर्फ हाय हेलो हुआ, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हुआ। राइटर का सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि सरकार छुपाती क्यों है। मतलब चाइना के साथ रिलेशंस में जो डेवलपमेंट्स होती हैं, खास करके 2020 के बाद से ही जो डेवलपमेंट्स हुई हैं ना, सरकार उस पर ट्रांसपेरेंसी नहीं लेके आती। सरकार कहती है कि नहीं ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, बट देखो दोनों देशों के नागरिकों को जानने का हक है कि दोनों देशों के रिश्ते में क्या चल रहा है। एक तरफ हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ब्रिटिश न्यूज़पेपर को दिए इंटरव्यू में कहते हैं, हमें चाइनीज इन्वेस्टमेंट से कोई परहेज नहीं है। ट्रेड जो है इंडिया और चाइना के बीच में 2020 में 2021 में रिकॉर्ड लेवल पर था, और ट्रेड में एक बड़ा हिस्सा तो किस में जाता है, हम चाइना से मशीनरी परचेज करते हैं, वो बड़ा हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है इंडिया और चाइना के बीच होने वाले ट्रेड में। लेकिन दूसरी तरफ सरकार ने 200 से ज़्यादा चाइनीज एप्लीकेशंस पे बैन लगाया हुआ है, इंक्लूडिंग आपकी फेवरेट टिकटॉक। 18 राउंड्स की बातचीत हो चुकी है, लेकिन एलएसी पर सिचुएशन अभी भी स्टेबलाइज नहीं है। 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैंने आपको बताया, डेमचोक और देप्सांग प्लेन्स, यहां पर फ्रिक्शन अभी भी है, आमने सामने है दोनों देशों के ट्रूप्स। तो मतलब देखो दोनों साइड्स को ना कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए। एलएसी पर जो सिचुएशन अभी भी 2 पॉइंट्स पे काफ़ी वोलेटाइल है, ये राइटर का पॉइंट है। वैसे देखो एक और आर्टिकल मैं पढ़ रहा था अभी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देता हूं। एक बारबी मूवी हाल ही में ना रिलीज हुई, ताइवान ने उस मूवी को बैन कर दिया 9 डैश लाइन के कारण। मतलब उस मूवी में ना एक मैप था, मैप थोड़ा कंट्रोवर्शियल था ताइवान के लिहाज से। ये 9 डैश लाइन है, काफ़ी बार हमने ये पॉइंट डिस्कस किया है। ये जो लाल रंग वाली लाइन है ना, चाइना के अनुसार ये 9 डैश लाइन है, और सदियों से इस 9 डैश लाइन के अंदर ये पूरा जो एरिया है ना, यहाँ पर हमारा ही जुरिडिक्शन रहा है, यहाँ पर जितने भी आइलैंड्स हैं हमारा हक उस पर रहा है। और अब चाइना क्या करता है, यहाँ पे कोई शिप वगैरह आता है तो उसको जाने नहीं देता, इस एरिया में बोलता है कि नहीं ये हमारा एरिया है। इस एरिया के अंदर जो आइलैंड्स आ रहे हैं उस पर चाइना कब्जा करता जा रहा है। लेकिन यूएसए काफ़ी एक्टिव है इस एरिया में, यूएसए भी ये कोशिश करता रहता है अपनी मिलिट्री प्रेजेंस की सहायता से कि जो शिप्स यहाँ से गुजरे ना उनमें इंटरफेयर ना करे चाइना किसी भी प्रकार से। मतलब जो हाई सीज है ना, वो सीज जो किसी एक देश के जुरिडिक्शन में नहीं आते हैं,
जहां पे पूरे वर्ल्ड का हक है, जहां से सिर्फ होके गुजरते हैं, जो इंटरनेशनल वाटर है, वहां पे चाइना अपनी दादागिरी ना दिखाए, ऐसा यूएसए पूरी कोशिश करता है। चाइना की देखो एक स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी का नाम है कैबेज स्ट्रेटजी। क्या नाम है बताइए? कैबेज स्ट्रेटजी क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे देखो कैबेज यानी जो फूल गोभी होती है ना, उसमें ना बहुत सारी लेयर्स होती हैं, आपने देखा होगा बहुत सारी लेयर्स होती हैं। तो चाइना को ना इस एरिया में 9 डैश लाइन जिस पर चाइना क्लेम करता है, इस पर्टिकुलर एरिया पे अब किसी आइलैंड पे कब्जा करना है। मान लीजिए ये आइलैंड है जो मैंने मार्क किया, यहां पे चाइना को कब्जा करना है। चाइना क्या करेगा, इस आइलैंड के चारों ओर ना अपने शिप्स लगा देगा बहुत ज्यादा लेयर्स में। ये समझ रहे हो? ध्यान से देखिए, लेयर्स में चाइना ने शिप्स लगा दिए। इतने ज्यादा शिप्स जितने ज्यादा लगा सकता है उतने ज्यादा लगा देता है किसी भी आइलैंड के चारों ओर लेयर्स में, ताकि कोई दूसरा देश ना उस आइलैंड तक पहुंच ही ना सके, बहुत दिक्कत आए उसे, और ऑलमोस्ट इंपॉसिबल हो जाए कि उस देश को यहां तक पहुंचना, उस देश के शिप को यहां तक पहुंचना उस आइलैंड पर। फिर धीरे धीरे चाइना वहां पे अपनी मिलिट्री प्रेजेंस इस्टेब्लिश करता है, आर्टिफिशियल आइलैंड भी इस्टेब्लिश करता है उस पर्टिकुलर एरिया में, और फिर दावा करता है ये तो हमारा आइलैंड है, देखो हमारा यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। इस स्ट्रेटजी की सहायता से ना, कैबेज स्ट्रेटजी की सहायता से चाइना ने बहुत सारे आइलैंड्स पे कब्जा कर लिया है। अब इसी का एक एक्सटेंडेड पार्ट है न्यूक्लियर कैबेज। न्यूक्लियर कैबेज स्ट्रेटजी क्या है? देखो चाइना दूसरे देशों के ज्यूरिडिक्शन में, दूसरे देशों के आइलैंड्स के पास ना अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स भेज देता है। इवन ऐसी सबमरीन्स जहां पर ना न्यूक्लियर वेपन्स हैं, समझ गए आप? उससे कंफ्यूज मत कीजिएगा। न्यूक्लियर फ्यूल चलने वाली सबमरीन, मतलब मैं उस सबमरीन की बात कर रहा हूं, बेशक वो न्यूक्लियर फ्यूल से चले या ना चले, लेकिन उस पर न्यूक्लियर वेपन्स हैं। आमतौर पे देखो चाइना की जो पॉलिसी है ना, नो फर्स्ट यूज की है। कोई भी देश ना पीस टाइम में इस प्रकार से अपने सबमरीन के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स लाद के घुमाता नहीं है, स्टोर करके रखता है, क्योंकि पीस टाइम है, शांति है। बट चाइना पीस टाइम में भी ऐसी सबमरीन्स भेज रहा है जहां पे न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ताकि दूसरे देशों को डराया जा सके। समझ गए? कैबेज और न्यूक्लियर कैबेज में डिफरेंस क्या है? कैबेज का सिंपल मतलब, तो कैबेज स्ट्रेटजी में सिंपल ये होता है कि आइलैंड्स के चारों ओर अपने शिप्स ज़्यादा से ज़्यादा भेज देना, ताकि दूसरे देश के शिप्स उस आइलैंड को एक्सेस ही ना कर सकें। ये आइलैंड है, आसपास पूरे लेयर्स लगा दी शिप्स की। और न्यूक्लियर कैबेज मतलब इन शिप्स में मान लीजिए कुछ सबमरीन है जहां पे न्यूक्लियर वेपन्स हैं, या फिर अलग से बोले तो विभिन्न देशों के आइलैंड्स के पास, साउथ चाइना सी में विभिन्न देशों के आइलैंड्स या फिर विभिन्न देशों की ज्यूरिडिक्शन में ऐसी सबमरीन्स भेज देना जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स हैं। यह है न्यूक्लियर कैबेज। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया चाइना रिलेशंस में ट्रांसपेरेंसी से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 से संबंधित है, और आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो एटलीस्ट 1970s के बाद से ही वर्ल्ड को यह समझ आने लगा कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से एक्सट्रीम वेदर फेनोमेनन देखने को मिल रहे हैं। जैसे देखो बारिश आती है तो बहुत ज़्यादा बारिश आ जाती है, लगातार सूखा आता है तो एक बड़े रीजन में लगातार 2-3 साल तक सूखा आता है। इसके अलावा साइक्लोन्स पहले के अपेक्षाकृत ज़्यादा आ रहे हैं वर्ल्ड के विभिन्न रीजन्स में, और ज़्यादा पावरफुल इंटेंसिटी के साथ आ रहे हैं। और जानते हो एक चीज़, इस क्लाइमेट चेंज की वजह से ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली और काफ़ी नेगेटिव कंसिक्वेंसेस देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि देखो बहुत से लोगों का समय से पहले डेथ हो जाती है, सूखा आएगा, बारिश बहुत ज़्यादा आएगी तो बाढ़ आ जाएगी, तो बहुत से लोगों की प्री मैच्योर डेथ होगी ना। इसके अलावा डिजीज़ ज़्यादा फैलने लगे हैं पहले के अपेक्षाकृत, बने बनाए इंफ्रास्ट्रक्चर का डिस्ट्रक्शन होता है, तबाह हो जाता है, सोइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है, एयर की क्वालिटी और वाटर की क्वालिटी, इन पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये समझ में आ गया था विभिन्न देशों को एटलीस्ट 1970s से ही। उसके बाद से प्रयास होने लगे हैं कैसे विभिन्न देश मिलकर क्लाइमेट चेंज की समस्या को एड्रेस कर सकते हैं, और कई सारे एग्रीमेंट्स भी साइन हुए। फाइनली देखो 2015 में एक पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट साइन होता है। अब विभिन्न देशों ने ना अपनी अपनी तरफ से टारगेट्स रखे हैं कि वो कितना एमिशन कम कर देंगे,
कब वो नेट जीरो कार्बन स्टेटस हासिल कर लेंगे? जैसे इंडिया का टारगेट है 2070 का, इंडिया का कहना है हम 2070 तक वो सिचुएशन अचीव कर लेंगे, हमारे देश से जितना कार्बन एमिट होगा उतना ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो नेट रिजल्ट जीरो कार्बन एमिशन। इसके लिए सरकार फॉरेस्ट कवर को भी इंक्रीज कर रही है। लेकिन देखो अभी जो ये बिल पास हुआ है ना लोकसभा में, फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023, ये कम से कम इस चीज को शो नहीं करता है। ये बिल तो बताता है कि जैसे सरकार सीरियस नहीं है इकोलॉजी और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। देखो बिल के प्रियम्बल में तो अच्छी बातें बोली गई हैं। प्रियम्बल में तो बोला गया है सरकार फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करेगी, सरकार इस लक्ष्य पे काम कर रही है कि 2070 तक हम नेट जीरो कार्बन स्टेटस अचीव करें, कार्बन सिंक एरिया हम इंक्रीज कर रहे हैं, सारी अच्छी अच्छी बातें बोली गई हैं। बट सिर्फ प्रियम्बल अच्छा है, उसके अंदर जो प्रोविजंस है ना वो खराब हैं, ऐसा राइटर का बोलना है। राइटर कहते हैं देखो 1980 का जो ओरिजिनल एक्ट है ना वो प्रोटेक्शनिस्ट था। प्रोटेक्शनिस्ट मतलब 1980 के एक्ट के अकॉर्डिंग ना फॉरेस्ट क्लियरेंस लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मतलब फॉरेस्ट को काट के कोई आपको प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करना है तो परमिशन बहुत मुश्किल से मिलती थी, क्लियरेंस बहुत मुश्किल से मिलती थी। बट इस बिल में ना, जो बिल अभी लोकसभा में पास हुआ है, काफ़ी सारे ऐसे प्रोविजंस किए गए हैं कि कई सारे एरियाज को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है कि वहां पर तो आपको कोई बदलाव करना है तो परमिशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। हम जानेंगे अभी डिटेल से कौन से वो एरियाज हैं। जैसे देखो सबसे पहली दिक्कत तो ना फॉरेस्ट की डेफिनेशन से ही है। बिल में ये साफ तौर पे बोला गया है बिल के जो प्रोविजंस है ना वो लागू होंगे उस फॉरेस्ट एरिया पे जो सरकार के रिकॉर्ड में फॉरेस्ट के तौर पे रिकॉग्नाइज किया गया है। समझे बात को? मतलब देखो हमारे देश में ना दो तरह के फॉरेस्ट हैं। एक तो वो फॉरेस्ट जो सरकार के रिकॉर्ड में है एज ए फॉरेस्ट, बट एक बड़ा हिस्सा ना फॉरेस्ट का ऐसा भी है जहां पे घने फॉरेस्ट हैं बट वो पेपर्स में नहीं है, वो सरकार के रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन वहां पे एक्चुअल फॉरेस्ट है, घना फॉरेस्ट है। तो सरकार ने बिल में बोला है कि हम फॉरेस्ट सिर्फ उसी को मानेंगे जो हमारे रिकॉर्ड में फॉरेस्ट के तौर पे रजिस्टर्ड है। ये तो गलत बात है ना यार। अभी देश में टोटल जितना फॉरेस्ट एरिया है ना उसमें से ऑलमोस्ट 27% ऐसा है जो रजिस्टर्ड है ही नहीं सरकार के रिकॉर्ड में। तो इतना सारा एरिया ऑलमोस्ट 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर का, तो उसको तो आप फॉरेस्ट मानोगे ही नहीं। वहां पे तो आप कुछ भी डेवलपमेंट लेके आ जाओगे, फॉरेस्ट वहां पे कट जाएंगे, क्योंकि इस बिल के प्रोविजंस उस पर लागू ही नहीं होंगे उस एरिया पे, क्योंकि उसको तो आप फॉरेस्ट मानते ही नहीं हो। जबकि देखो 1996 में ना सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी, गोदावर्मन जजमेंट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे बोला था फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके रिकॉर्ड में पर्टिकुलर एरिया फॉरेस्ट का रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर वहां पे फॉरेस्ट है तो उस पे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के जो रूल्स हैं वो अप्लाई होंगे। बट सरकार का ये जो बिल है ये तो सुप्रीम कोर्ट की 1996 की जजमेंट को भी नलीफाई करता है। ये देखो राइटर बोलते हैं माना इसमें से कुछ एरिया में प्लांटेशन है, कुछ एरिया में आपको फ्रूट के बाग देखने को मिलेंगे, लेकिन बहुत सारा एरिया तो ऐसा है जहां पे घने जंगल हैं। जैसे नागालैंड में अनक्लास्ड फॉरेस्ट है जो सरकार के रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन वहां पे घना जंगल है। सदियों से इस फॉरेस्ट के एरिया को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। वहां पे ऑटोनमस क्ला है, मतलब कुछ परिवार हैं, कुछ कुल हैं, वो उन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अब उस सरकार की डेफिनेशन के हिसाब से फॉरेस्ट नहीं कहलाएगा। इवन देखो एक और एग्जांपल राइटर देते हैं, एनसीआर में ना अरावली हिल्स हैं। ये अरावली हिल्स ना सिर्फ देखो इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट है, बल्कि एनसीआर की वाटर सिक्योरिटी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है अरावली हिल्स और यहां पर जो फॉरेस्ट एरिया है। बट सरकार की नई डेफिनेशन के हिसाब से ना यहां पे भी कुछ एरिया ऐसा है जहां पे है तो फॉरेस्ट, बट वो रिकॉर्ड में फॉरेस्ट नहीं है। तो इसका मतलब उस फॉरेस्ट को भी अब सरकार आसानी से काट सकती है, क्योंकि पेपर्स में तो वो फॉरेस्ट है नहीं। इसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आइए। नेक्स्ट प्रोविजन ये है, बॉर्डर के
100 किलोमीटर का एरिया जो है ना, वहां पे कोई प्रोजेक्ट डेवलप करना है सरकार को, तो इसके लिए कोई फॉरेस्ट क्लियरेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। पॉइंट क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, इंडिया चाइना का बॉर्डर है हिमाचल प्रदेश में, और बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक सरकार कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहती है, वहाँ पे जंगल है, तो कोई परमिशन नहीं चाहिए। सरकार कहती है बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ, हम देर नहीं करेंगे, कोई क्लियरेंस लेनी नहीं है, ऐसा प्रोविज़न हमने कर दिया आपके लिए। राइटर बोलते हैं देखो, माना इस चीज़ को कि मिलिट्री सिक्योरिटी ज़रूरी है, लेकिन भैया इकोलॉजिकल सिक्योरिटी भी तो ज़रूरी है ना। देश के सिटीजन्स की वेलबींग के लिए इकोलॉजिकल सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने जो ये प्रोविज़न किया है ना, इंटरनेशनल बॉर्डर के 100 किलोमीटर के दायरे में क्लियरेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। इसमें तो आपको पता है क्या क्या आ जाएगा। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का एल्पाइन फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स का एरिया आ जाएगा, लद्दाख और स्पीति का जो डेजर्टल एरिया है वो आ जाएगा, मतलब बहुत सारा अच्छा एरिया, इवन अरुणाचल प्रदेश में भी कवर हो जाएगा। वहाँ पे फॉरेस्ट को काटा जा सकता है। आपको प्रोविज़न करना ही था ना, तो कुछ ऐसा करते कि इंटरनेशनल बॉर्डर के नज़दीक अगर कोई प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करना है तो क्लियरेंस लेने में ज़्यादा टाइम ना लगे। बट आपने तो ब्लैंकेट एग्जम्पशन दे दिया कि क्लियरेंस लेने की आवश्यकता ही नहीं है। समझ गए? आप ये कह सकते थे कि यहाँ पे क्लियरेंस जल्दी मिलेगी, यहाँ पे कुछ ऐसी प्रोसेस होगी कि लंबा समय ना लग जाए क्लियरेंस लेने में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बिल में इवन ये भी बोला गया है कि अगर देखो जू इस्टेब्लिश करना है, सफारी पार्क इस्टेब्लिश करना है, इको टूरिज्म फैसिलिटीज़ अगर इस्टेब्लिश करनी है, तो भी एग्जम्पशन है, फॉरेस्ट क्लियर किया जा सकता है। राइटर बोलते हैं देखो, जू, सफारी पार्क, इको टूरिज्म फैसिलिटीज़ ये इस्टेब्लिश किए जाते हैं एजुकेशनल पर्पजेज के लिए, रिक्रिएशनल पर्पजेज के लिए, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाए, थोड़ा टूरिज्म बढ़ जाए, थोड़ा बच्चे सीख लें, अवेयरनेस फैल जाए। बट देखो कई बार ना इन जगहों पे ना बहुत बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन होती है, तो जंगलों को काट के मान लीजिए ये चीज़ें इस्टेब्लिश की जाएंगी और वहाँ पे बहुत बहुत कंस्ट्रक्शन होगी, तो ये तो वो वाली बात होगी ना, आप नेचुरल फॉरेस्ट को तो क्लियर कर रहे हो और इको टूरिज्म फैसिलिटीज़ इस्टेब्लिश कर रहे हो और बोल रहे हो कि हाँ हम नेचर कंजर्व कर रहे हैं। नेचर कैसे कंजर्व कर रहे हो? आपने नेचुरल फॉरेस्ट को क्लियर करके तो ये इको टूरिज्म फैसिलिटीज इस्टेब्लिश की हैं जहां पे कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है। नाम के लिए बस आप नेचर कंजर्व कर रहे हो, वास्तव में नेचर कंजर्व हो नहीं रही है। नेक्स्ट पॉइंट में राइटर बोलते हैं हमारे पड़ोसी देश नेपाल में ना, वहाँ पे सरकार ने ना कुछ फॉरेस्ट का एरिया लोकल कम्युनिटी को दिया और लोकल कम्युनिटी ने फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज कर दिया 26% से 45% 30 सालों के अंदर अंदर। लेकिन हमारी जो सरकार है ना, लोकल कम्युनिटी की अप्रोच से अलग जा रही है। एक एक्ट है 2006 का, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। इसमें ना साफ तौर पे बोला गया है कि कोई आप चेंज लेके आओगे फॉरेस्ट में, क्लियर करोगे, तो वहाँ पे जो लोकल कम्युनिटी रह रही है ना, उनकी कंसेंट जरूर लोगे ग्राम सभा के माध्यम से। बट नया जो बिल आया है इसमें इस एक्ट का कोई जिक्र नहीं किया गया है, फॉरेस्ट ड्वेलर्स का कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो ये अप्रोच देखो गलत है। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं 1980 का जो ओरिजिनल एक्ट है ना, माना कि समय चेंज हो गया है, उसमें कमियां हैं, बट अभी जो आपने बिल पास किया है वो उन कमियों को दूर नहीं कर रहा है। इतने सालों बाद आप अमेंडमेंट बिल लेके आए, बावजूद इसके आप कमियों को दूर नहीं कर रहे हो बल्कि कमियां इंक्रीज कर रहे हो। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल मिजोरम से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 में सिक्योरिटी से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, नॉर्थ ईस्ट को हमारा देश ज़्यादा बेहतर ढंग से जानने लगा है, ये अच्छी बात है, और इसमें सोशल मीडिया ने भी बढ़िया रोल प्ले किया है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी काफ़ी समय से चल रही थी, लेकिन मणिपुर में अभी जो काफ़ी कुछ गलत हुआ ये काफ़ी ज़्यादा मीडिया में आया। पहले नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसीज मेन स्ट्रीम की मीडिया में इतना ज़्यादा जगह नहीं बनाती थी। तो देखो मणिपुर में जो कुछ हो रहा है ना, मणिपुर में कुकी और मेती के बीच में आपस में एथनिक टेंशन्स हैं, तो इसका इम्पैक्ट ना मिजोरम पर भी देखने को मिल रहा है। कैसे? पहले तो आप नॉर्थ ईस्ट का ना मैप देखिए, ये नीचे मिजोरम है, ये ऊपर मणिपुर है। मणिपुर मिजोरम का बॉर्डर आपस में मिलता है, और इवन उससे भी ज़्यादा जहाँ पे कुकी है ना, ये देखो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, ये जो एरिया है ना जो हाईलाइट मैं कर रहा हूँ मैप में, ये वो एरिया है जहाँ पे कुकीज़ रहते हैं।
समझ गए? जो मीडिया में खबरें आ रही हैं उसके अनुसार एथनिक टेंशंस में ना कुकीज़ को ज़्यादा नुकसान हुआ है। कुकीज़ हिल्स में रहते हैं और बहुत से कुकीज़ अपनी जान बचाने के लिए बॉर्डर को क्रॉस करके मिजोरम में आ गए। जिससे बहुत से जो कुकीज़ हैं ना आ गए मणिपुर से मिजोरम में अपनी जान बचाने के लिए, कुछ असम भी चले गए। मिजोरम में ना 90% लोग क्रिश्चियंस हैं और पॉपुलेशन बहुत कम है मिजोरम की, सिर्फ 10-11 लाख पॉपुलेशन है मिजोरम की, और मिजो कम्युनिटी के लोग यहाँ पे रहते हैं। देखो जो मिजो कम्युनिटी के लोग हैं ना उनको लगता है कि कुकीज़ का जो ग्रुप है ना, कुकी जो कम्युनिटी, वो हमारे एथनिक ग्रुप का सिस्टर ग्रुप है। मतलब दोनों एथनिक ग्रुप्स आपस में ना बहनें हैं, सिस्टर्स हैं। इसलिए ना कुकीज़ के साथ जो कुछ हुआ उसके प्रति मिजोरम के लोगों की ना काफ़ी ज़्यादा सहानुभूति है। इस वजह से वहाँ पे कुकीज़ के सपोर्ट में अभी एक रैली निकली मिजोरम में, आइजोल में, और उसमें ना 1 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ऑलमोस्ट 1 लाख लोगों ने। ये देखो सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि पॉपुलेशन इतनी कम है पूरे मिजोरम की, 11 लाख के आसपास, उसमें से 1 लाख लोग इकट्ठा हो गए रैली में पार्टिसिपेट करने के लिए आइजोल में। वहाँ पे एक बड़ा सा एनजीओ है, सेंट्रल यंग मिजो एसोसिएशन, बहुत मतलब डोमिनेटिंग एनजीओ है। आमतौर पे हमारे दूसरे राज्यों में एनजीओ की इतनी ज़्यादा चलती नहीं है, सरकार बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, लेकिन ये जो एनजीओ है ना सेंट्रल यंग मिजो एसोसिएशन, सरकार भी इसकी हेल्प लेती है बहुत सारे कामों के लिए। तो अभी ना बहुत सारे जो कुकीज़ है ना मणिपुर से मिजोरम आ गए। उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या है 12,618, और 20 से 30 हज़ार जो रिफ्यूजीज़ हैं ना वो म्यांमार से भी मिजोरम में आ गए हैं। उनके साथ भी मिजो लोगों के टाइज हैं, तो मिजो लोग जो हैं उनकी सिंपैथी है। म्यांमार से जो रिफ्यूजीज़ मिजोरम में आए हैं, मिजो लोगों को लगता है कि म्यांमार की जो आर्मी है इन लोगों पे अत्याचार कर रही है और ये हमारे ही एथनिक ग्रुप्स या फिर हमारे रिश्तेदार एथनिक ग्रुप से आते हैं, तो इनको शरण दी जाए। तो राइटर का ये कहना है इतने सारे रिफ्यूजीज़ मिजोरम में हैं फिलहाल अभी, लेकिन जो मिजोरम की इकोनॉमी का साइज़ है ना बहुत ही छोटा है। मिजोरम की इकोनॉमी अगर आप देखोगे तो टोटल रेवेन्यू है कितने का? रेवेन्यू रिसिप्ट है 2023-24 में 11,487 करोड़, और इसमें से ना 1981 करोड़ तो सिर्फ मिजोरम की गवर्नमेंट ने कमाए हैं, बाकी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको दिए हैं। कितने? 9505 करोड़। यानी मिजोरम की सरकार की ना सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है अपनी सरकार चलाने के लिए। स्कीम जो चलाई हुई है मिजोरम ने, जैसे मिजोरम स्टेट हेल्थ केयर स्कीम है, अब इस स्कीम में ना 79 करोड़ के हेल्थ इंश्योरेंस के ड्यूज जो अभी बाकी हैं जनता को देने हैं, लेकिन सरकार के पास पैसे नहीं है देने के लिए। तो राइटर का ये कहना है, देखो बात है ऐसी, अभी ना जो जिस मेन एनजीओ की हमने बात की, वो एनजीओ अपने हेडक्वार्टर में और दूसरी ब्रांचेस में इन रिफ्यूजीज को जगह दिया हुआ है, बट अब उनके पास ना इतना पैसा नहीं है, ना ही रिसोर्स है कि वो इन रिफ्यूजीज को ज़्यादा लंबे समय तक होल्ड कर सके। तो यहाँ पे ना सरकार को अपना रोल प्ले करना होगा। मिजोरम की सरकार के पास पैसे नहीं है, उनकी इकोनॉमी की सिचुएशन हमने देखा, इसीलिए मिजोरम की सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल रही है कि भैया हमें थोड़ा पैसा दे दीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट अभी तो दिए नहीं है, लेकिन आपको भी पता है सेंट्रल गवर्नमेंट तो देर से रिस्पॉन्ड करती है जब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब इस सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हमेशा से सरकारें बहुत डीली चलती हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी कुछ खास किया नहीं है इनकी डिमांड पर। देखो मिजोरम की हम बात करें, मिजोरम में भी पहले इंसर्जेंसी थी 1966 से लेके 1986 के बीच में। मिजो नेशनल फ्रंट, इस ऑर्गेनाइजेशन ने हथियार उठाए हुए थे जो भारत से अलग होना चाहते थे। बट ना मिजोरम में जिस प्रकार से इंसर्जेंसी को हैंडल किया गया ना, एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल है कि नॉर्थ ईस्ट में कैसे इंसर्जेंसी को हैंडल किया जाना चाहिए। बातचीत की टेबल पे लाया गया, मिजो नेशनल फ्रंट को एक एग्रीमेंट साइन हुआ, मिजो नेशनल फ्रंट मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल प्रोसेस में शामिल हुआ, इलेक्शन लड़ना इसने स्टार्ट किया, बाद में सत्ता में भी आया। लाल डेंगा इनके लीडर थे जिन्होंने ये इंसर्जेंसी चलाई हुई थी, और लाल डेंगा ने एक बार स्टेटमेंट दी थी कि डोवल ने हमारी कमर तोड़ के रख दी। मतलब अजीत डोवल जो अभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है ना, उस समय आईबी में थी, तो उन्होंने ना काफ़ी ऐसे ऑपरेशंस चलाए थे कि मिजो नेशनल फ्रंट ना बहुत कमज़ोर हो गया था,
कमज़ोर हो गया, इसलिए उनको ना मजबूरी में बातचीत की टेबल पर आना पड़ा था। समझ गए? तो इस प्रकार से इंसर्जेंसीज को टैकल किया जा सकता है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि हम प्रयास कर रहे हैं कि सबसे पहली चीज़ कुकीज़ को और मेथीज़ को ना बातचीत की टेबल पे लाया जाए, कम से कम प्रोसेस स्टार्ट तो हो नेगोशिएशन की कि क्या सॉल्यूशन इसका हो सकता है। क्योंकि कुकीज़ कह रहे हैं हमारे लिए ना किसी भी प्रकार से सेपरेट प्रशासन होना चाहिए, अब हम मेथीज़ के साथ नहीं रहना चाहते, हमारे लिए अलग से एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। जबकि मैथीज ये बोलते हैं कुकीज को जाना है तो जाएं, लेकिन मणिपुर की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है ना वो बरकरार रहनी चाहिए, मतलब एरिया मणिपुर से कम नहीं होना चाहिए, ये बोलना है मैथीज का। तो सॉल्यूशन निकालना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल टास्क है, कॉम्प्लेक्स टास्क बोलते बोलते यार मैं अटक जाता हूँ, कॉम्प्लेक्स टास्क है, इसमें समय लगेगा। समझ गए? हमारे नॉर्थ ईस्ट में ना इतनी डाइवर्सिटी है, अभी जो कुछ देखने को मिला ना मणिपुर में, उसका असर ना मिजोरम में भी देखने को मिला। कैसे? देखो, क्योंकि बहुत सारे मेतीज ना मिजोरम में भी रह रहे थे और मिजो लोगों की ना ज़्यादा सिंपैथी कुकी लोगों की तरफ है, तो मिजो लोगों को लगता है कि कुकी लोगों के साथ गलत हुआ है और ये गलत किया है मेती लोगों ने, तो ना मेती लोगों के खिलाफ नफरत है मिजोरम में। तो थोड़े से जो मेती लोग मिजोरम में रह रहे थे ना, उनको लगा कि यार हमारे ऊपर मिजोरम में हमला हो सकता है, तो उनको छोड़ के जाना पड़ा इम्फाल में या फिर असम में, दूसरी जगहों पर। एक स्टेट में जो कुछ होता है उसका असर दूसरे स्टेट में भी देखने को मिलता है। मतलब अगर मणिपुर में नागाज के साथ कुछ गलत हुआ तो उसका असर नागालैंड में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि नागालैंड नागा मेजोरिटी स्टेट है। तो ये सिचुएशन है। मतलब सॉल्यूशन निकालने में ना इसलिए दिक्कत आ जाती है कि इतने सारे एथनिक ग्रुप्स हैं, उनकी आपस में नहीं बनती। कुछ एथनिक ग्रुप्स ऐसे हैं जो अलग से स्टेट चाहते हैं, और उन एथनिक ग्रुप्स में से कुछ ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई हैं जो इंडिया से अलग होना चाहती हैं। तो सॉल्यूशन निकालने में दिक्कत आती है, बट पेशेंस रख के, डेवलपमेंट ला के, पूरे देश को एकजुट करके कम से कम सिसेशनिस्ट वाली जो प्रॉब्लम है वो तो खत्म की जा सकती है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद देखो, राजीव चंद्रशेखर मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी हैं, इन्होंने आज आर्टिकल लिखा है इंडियन एक्सप्रेस में। अब देखो, मिनिस्टर वगैरह जो आर्टिकल लिखते हैं ना, उससे ना सरकार का स्टैंड पता लगता है, और वो पॉइंट्स आंसर्स में लिखते हैं तो वही एग्जामिनर देखना चाहते हैं, उससे मार्क्स मिलते हैं। आज ना सेमिकॉन इंडिया नाम से एक इवेंट ऑर्गेनाइज हो रही है गुजरात में, आज से स्टार्ट है, दूसरा एडिशन है। इंडिया सेमिकॉन इवेंट में ना इन्वेस्टर्स आते हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से संबंधित, इसलिए सरकार इस प्रकार की इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाती है ताकि सेमीकंडक्टर्स की प्रोडक्शन हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसके बाद एक आर्टिकल देखो इंडियन एक्सप्रेस में, सेमिकॉन इंडिया से संबंधित है। सेमिकॉन इंडिया का इवेंट आज से स्टार्ट हो रहा है गुजरात में, दूसरा एडिशन है, पहला एडिशन बेंगलोर में हुआ था पिछले साल। देखो 19 महीने पहले सरकार ने ना एक मिशन स्टार्ट किया था, इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन, जिसमें सरकार ने कहा था कि हम $10 बिलियन से इन्वेस्ट करेंगे। हालांकि ऑपोजिशन आरोप लगाती है कि सरकार क्यों खर्च कर रही है पैसा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट इस्टेब्लिश करवाने के लिए, लेकिन ऑपोजिशन को यह समझना चाहिए राइटर के अनुसार कि जिस भी देश में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आई है ना, बिना सरकार की सपोर्ट के नहीं आई है, आ ही नहीं सकती है। इतिहास ऐसे एग्जाम्पल से भरा पड़ा है जब हमारी सरकारों ने ना बहुत ही स्लो रिस्पॉन्ड किया और हमने बहुत बड़े बड़े मौके खो दिए। जैसे देखो 1960s में ना फेयर चाइल्ड सेमीकंडक्टर फैब ने इंडिया को एक प्रपोजल दिया था फैब्रिकेशन यूनिट इस्टेब्लिश करने के लिए, मतलब सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। हमारी सरकार कतई स्लो, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, और वो फेयर चाइल्ड जो एक कंपनी है ये चली गई मलेशिया में, वहाँ पे इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इस्टेब्लिश की। और आपको एक चीज़ जान के हैरानी होगी, फेयर चाइल्ड सेमीकंडक्टर के जो फाउंडर थे ना, उन्होंने ही बाद में आगे जाके इंटेल कंपनी इस्टेब्लिश की। इंटेल कंपनी के बारे में आपने सुना होगा। आज के समय में जो मैन्युफैक्चरिंग चिप्स बनती हैं ज़्यादातर यही इंटेल वाले ही बनाते हैं। फिर एक और घटना घटी 1986 के आसपास ना, एक बार ईयर में देख लेता हूँ, 1989 में ना आग लग गई थी चंडीगढ़ में, जो सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड है ना, यहाँ पे आग लग गई थी। अब आग लग गई, यहाँ पे क्या था, एक बहुत बड़ा VLSI फैब्रिकेशन प्लांट था। मतलब IC नहीं होती, इंटीग्रेटेड सर्किट मैन्युफैक्चर करने का
कॉम्प्लेक्स था, आग लग गई। आग लग गई ना, नुकसान हो गया काफ़ी, हमारी कैपेसिटी तबाह हो गई। सरकार ने कुछ एक्शन ही नहीं लिया कई सालों तक, बस खत्म हो गया तो हो गया, नए सिरे से बिल्ड करते हैं, कहीं से मदद मांगते हैं, कुछ नहीं। सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया काफ़ी सालों तक। वियतनाम जो एक समय तक हमसे पीछे था, हमारी कैपेसिटी वियतनाम से तो बहुत ज़्यादा थी। आज के समय में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के मामले में वियतनाम हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। यहां पर देखो, इंटेल के चेयरमैन ने 2007 में बात बोली थी कि हम एक्सपेंड करना चाहते थे इंडिया में, लेकिन हमेशा की तरह इंडिया का रिस्पॉन्स काफ़ी स्लो रहा और यूनिट चली गई वियतनाम के पास। बट ना 19 महीने पहले अब सरकार ने एक ज़बरदस्त मिशन लॉन्च किया है, इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन, और इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाई जा रही हैं जैसे सेमिकॉन इंडिया है। अब सरकार ट्रेनिंग दे रहा है, कैसे न कैसे करके कोशिश की जा रही है इंडिया सेमीकंडक्टर की वैल्यू चेन में शामिल हो। मतलब जो आर्टिकल हमने एक डिस्कस किया था, कम से कम सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नहीं हो सकती, डिज़ाइन हो सकता है, कम से कम पैकेजिंग हो सकती है, आप वैल्यू चेन में तो शामिल हो ना। धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी इस्टेब्लिश हो जाएगी। अब तो देखो, माइक्रोन एक कंपनी है, ये इंडिया में आना चाहती है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। एक प्रपोजल इन्होंने सरकार को दिया था और इसके लिए इन्हें अप्रूवल भी मिल गया है। 300 से ज़्यादा जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे करिकुलम चेंज करके VLSI का जो लेटेस्ट करिकुलम है उसके हिसाब से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, स्किल्स दी जा रही हैं। डिज़ाइनिंग का टैलेंट हमारे देश में इंजीनियर्स के पास है। 20% जो सेमीकंडक्टर डिज़ाइनिंग वाले इंजीनियर्स हैं ना, वो इंडिया में ही हैं। तो इंडिया को ना इन स्ट्रेंथ का फ़ायदा उठा के आगे बढ़ना चाहिए और देश बढ़ भी रहा है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के मामले में ना सरकार बहुत ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि फ्यूचर में ये देश की ज़रूरत है। ना सिर्फ जरूरी आइटम्स के लिए, मतलब सिक्योरिटी के लिए भी सेमीकंडक्टर्स बहुत ज़्यादा जरूरी हैं और इसीलिए सरकार इनको लेके सीरियस है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो निकल के आते थे वो हमने डिस्कस किया, और आज क्वेश्चन एथिकल टर्म वो हम नहीं डिस्कस करेंगे, कल डिस्कस करेंगे वो चीज़ें हम। तो आज हम हमारी डिस्कशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।